हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, the side AB and AC of a triangle ABC, एक ट्रायंगल ABC है ना, तो इसका फोटो बना लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल है ABC, ये रहा ABC, A B and C, ठीक है। the side AB and AC of a triangle ABC are bisected at D and E। अच्छा, AB को बाइसेक्ट किया जा रहा है पॉइंट D के द्वारा, और AC को बाइसेक्ट किया जा रहा है पॉइंट E के द्वारा, ठीक है। अच्छा, E respectively, so that the resultant of vector represented by BE and DC, हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट ऑफ BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑफ BE वेक्टर एंड DC वेक्टर, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग BE प्लस DC निकालेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ए। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है इज रिजल्टेंट ऑफ B एंड DC इज 3/2 BC वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि रिजल्टेंट ऑफ BE एंड DC वेक्टर कितना आना चाहिए, 3/2 BC वेक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिखा हो इसमें, the side AB and AC of a triangle ABC are bisected at D and E respectively, so that the resultant of, है ना, प्रूफ करना, so that प्रूफ करना, resultant of vectors represented by BE and DC vector is represented in magnitude and direction by 3/2 BC, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यानी कि we have to prove, हमें क्या प्रूफ करना है, we have to prove, हमें ये प्रूफ करना है कि BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 BC वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक हमारा वेक्टर बन जाएगा D। अच्छा, तो D अगर मिड पॉइंट है तो AB का मिड पॉइंट D है, और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे ये चीजें प्रूफ करना है, तो क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि सबके पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। तो A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को A वेक्टर मान लेते हैं, B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को B मान लेते हैं B वेक्टर, और C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को C वेक्टर मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब D का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये सब मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। वीडियो नंबर 2 तो देखिए E पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब ये हो कि इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये पोजीशन वेक्टर इसका निकल गया। अच्छा, करना क्या हमें ये प्रूफ करना है B प्लस DC इक्वल टू 3/2 इंटू BC वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, LHS है BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, तो BE वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं E वेक्टर माइनस B वेक्टर, E वेक्टर माइनस B वेक्टर। अच्छा, और DC वेक्टर क्या लिख सकते हैं, C वेक्टर माइनस D वेक्टर। देखो अगर मैं कोई वेक्टर लिखूं चाहे E वेक्टर लिखूं, यहाँ दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाना, कोई वेक्टर ना लिख के मैंने E वेक्टर लिखा है, तो आप समझ जाना कि E वेक्टर लिखने का मतलब E का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करें इस पे। तो यहाँ पे E वेक्टर कितना दिया हुआ है, E वेक्टर दिया हुआ है A प्लस C, A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस B वेक्टर कितना दिया, B वेक्टर दिया है स्मॉल b वेक्टर, प्लस C वेक्टर कितना दिया है, C दिया है स्मॉल c वेक्टर, और D वेक्टर ये है A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लोगे कि एलसीएम आ रहा है 2, एलसीएम कितना आ गया 2, ऊपर में आ जाएगा A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और प्लस 2C वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग साथ में लिखने वाले, जो लाइक टर्म होगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या बच रहा है, और यहाँ पे सी वेक्टर और प्लस 2c वेक्टर, तो क्या बन जाएगा 3c वेक्टर, 3c वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 2b वेक्टर और प्लस b वेक्टर, माइनस 2b और प्लस b वेक्टर। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे जब एलसीएम लिए थे तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, तो ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट हो गया था, माइनस 2b माइनस b हो जाएगा माइनस 3b वेक्टर, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, ऊपर से देखो 3 कॉमन जा रहा है, और नीचे क्या बचा होगा 2, क्या बचेगा c वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो c वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है, c जो है c वेक्टर पॉइंट c का पोजीशन वेक्टर है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3/2 ये जो c वेक्टर माइनस b वेक्टर है, c वेक्टर माइनस b वेक्टर किसका वेक्टर हो जाएगा, bc वेक्टर का, तो bc वेक्टर आ गया, ठीक है ना। bc वेक्टर को ही तो बोलेंगे, bc वेक्टर को ही तो बोलेंगे c वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो ये c वेक्टर माइनस b वेक्टर को क्या बोलेंगे, bc वेक्टर। तो आप देखोगे आपका आरएचएस आ चुका है, तो हम लोग एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस आ गया, ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ भी पोजीशन वेक्टर का यूज हुआ है ना। पोजीशन वेक्टर का यूज अगर आपको करना आ गया तब तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन अ ट्रेपेजियम PQRS, एक ट्रेपेजियम है PQRS, ठीक है ना, जिसमें QR पैरेलल है PS। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें कम से कम एक अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम ले लेते हैं। तो हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया कुछ इस तरह से, एक अपोजिट साइड हमने पैरेलल रखा, और उसका नाम क्या है PQ और QR और PS, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और इसमें लिखा हुआ है 2QR = PS। इसका मतलब PS की लेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हो गया हमारा PS, इसको मान लेते हैं PS, और ये पैरेलल है किसके, QR के, तो यहाँ पे कर लिया PS और ये QR, तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। तो आप देख सकते हो एक अपोजिट साइड पैरेलल है, कौन सा साइड, QR और PS की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या गिवन, इस बात को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या क्या है, देखो गिवन क्या है कि गिवन QR इज पैरेलल टू PS, पहली चीज है। सेकंड थिंग ये दिया है 2QR = PS, ठीक है। और इफ PQ दिया हुआ A वेक्टर, और QR वेक्टर B वेक्टर, एंड RS वेक्टर C वेक्टर, ठीक है। एक्सप्रेस A वेक्टर इन टर्म्स ऑफ B एंड C, क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस A वेक्टर इन टर्म्स ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर, इसके टर्म में हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, QR इज पैरेलल टू PS, तो ये जो QR है ये QR पैरेलल टू PS, ठीक है ना, ये दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, और यहाँ पे दिया हुआ PQ है A वेक्टर, P से Q, यानी P से Q की ओर डायरेक्शन, ये है A वेक्टर। अच्छा, QR ये कितना, B वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे RS दिया हुआ C वेक्टर, R से S दिया हुआ है C वेक्टर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि QR जो है वो पैरेलल है PS के, और एक चीज और बोला हुआ है, ये जो PS है वो 2QR है, तो जो PS वेक्टर है वो 2QR वेक्टर है, ठीक है ना। ये हमारा PS वेक्टर जो है 2QR = PS है ना, 2QR = PS है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका डबल मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका मतलब ये B वेक्टर है तो ये 2B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसके डबल मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो ये गिवन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं,
हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ए वेक्टर का रिलेशन दिखाना है बी और सी के टर्म में, यानी कि ए वेक्टर का वैल्यू निकालना है बी और सी के टर्म में। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये देखो एक दूसरे को फॉलो करते हुए पी क्यू, क्यू आर और आर एस, ये तीनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों ने पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में देखा था कि अगर वेक्टर फॉलो करते हुए हो तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो उसका रिजल्टेंट बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन लगा दें, है ना, बाय पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, बाय पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू होगा, क्योंकि ये तीनों फॉलो करते हुए एक दूसरे को, और तो क्या हो जाएगा ये पीएस वेक्टर, ये इसके अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा पीएस वेक्टर। अब सबका वैल्यू रख देते हैं, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू का मतलब होगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये तो वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर किसी पॉइंट का नहीं है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो वेक्टर, उसका नाम है ए वेक्टर। तो इसका मतलब पी क्यू कितना है ए वेक्टर, तो यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस क्यू आर कितना है बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। अच्छा आर एस कितना है सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 2b वेक्टर, 2b वेक्टर। हमें करना क्या है, हमें ए वेक्टर दिखाना है बी और सी के टर्म में, तो इन दोनों को उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से बैठा हुआ 2b वेक्टर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस बी वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू आ चुका है किसके टर्म में, बी और सी के टर्म में, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए वेक्टर है ये कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आप इसका समझ गए होंगे सॉल्यूशन, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आज हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन का यूज हो गया है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है OX OY OZ। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा हुआ है OX OY एंड OZ are 3 edges of a cube and PQR are the vertices of triangle OXPY, OXQZ and OYSZ respectively, ठीक है ना। यानी कि फिगर थोड़ा सा खतरनाक बनेगा, तो इससे पहले कि ये फिगर थोड़ा गंदा हो जाए तो पहले ही मैं क्यूब एक बना लेता हूं। तो एक बड़ा सा क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड हो गया, इधर कर लेते हैं कुछ इस तरह से ताकि ये सही दिखे। तो ये हमने क्यूब ले लिया है, ठीक है। और इसने ये बोला हुआ कि एक हमें लेना है और ये OX लेना, OX OY और OZ। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा OX कौन है OY कौन है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम O रख लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग X मान लेते हैं, तो ये OX हो गया और ये OY हो गया और ये OZ हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऐसा नाम हमने दे दिया। अच्छा अब क्या बोला है, अब यहाँ पे है OXPY, एक रेक्टेंगल है OXPY। अच्छा इसका मतलब इसने कुछ गलत बोला है, आगे में लिखा है क्यूब और उसने बोला रेक्टेंगल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूब नहीं क्यूबॉइड होगा, ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है PQ are the vertices of rectangle OXPY, OXPY, OXPY इधर है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट P होगा, OXPY हो गया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है। फिर है OXQZ, OXQZ, तो Q यहाँ डालना पड़ेगा तो Q और Z हो जाएगा, ठीक है। फिर है OYSZ, OYZ इधर, तो S यहाँ पे आएगा, OYSZ रेस्पेक्टिवली,
OX इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर, OX जो है OX ये अल्फा वेक्टर है, ये है अल्फा वेक्टर, ठीक है। और OY जो है बीटा वेक्टर है, OY ये कितना है, बीटा वेक्टर है, ये बीटा वेक्टर है। और OZ है गामा वेक्टर, OZ ये गामा वेक्टर, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, OX, OY, OZ आर द थ्री एजेस ऑफ अ क्यूब, क्यूब नहीं यहाँ पे क्यूबॉइड होगा, PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। OX एक्सप्रेस OP, हमें OP OR ये दिखाना है, OP वेक्टर, OQ वेक्टर, OR वेक्टर एंड OS वेक्टर in terms of अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर एंड गामा वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ इन सभी वेक्टर्स को अल्फा बीटा गामा के टर्म में दिखाना है, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पे कहीं पे R छूट गया क्योंकि यहाँ पे OR वेक्टर लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये वाला पॉइंट छूटा हुआ तो ये R वेक्टर होगा, ठीक है ना, R पॉइंट होगा। चलिए तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि OP वेक्टर निकालना है, किसके टर्म में, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे आपको OP वेक्टर दिख रहा होगा, है ना, O यहाँ पे, P यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, एक वेक्टर दिखाना पड़ेगा हमें इस तरह से। तो ये रहा OP वेक्टर। तो ये जो हमारा OP वेक्टर है, ठीक है, OP वेक्टर निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये है अल्फा वेक्टर, तो ये भी अल्फा वेक्टर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो OP है इन ट्रायंगल, नाम देते हैं इन ट्रायंगल OYP, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि OY और YP ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए, OY और YP एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा OP वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP जो वेक्टर होगा, हम कह सकते हैं OP जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी कि अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं OY वेक्टर प्लस YP वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो OY वेक्टर है वो कितना है, बीटा वेक्टर है, और ये कितना, अल्फा वेक्टर, ये है अल्फा वेक्टर। तो हम लोगों ने OP वेक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये पहला आंसर हो गया। अच्छा फिर क्या बोला, OQ निकालिए। तो OQ निकालेंगे तो OQ कहाँ पे है, O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। तो OQ वेक्टर निकलेगा कैसे, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, है ना, ये कुछ 3D फिगर है तो आप लोग ध्यान रखना, ये OQ है। तो OQ निकालना है तो OQ निकलेगा कैसे, तो ये OQ वेक्टर, तो ये निकलेगा कैसे, तो आप देखो ये आ जाएगा अल्फा, और ये कितना होगा, क्योंकि ये गामा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गामा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, गामा वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस पे बात कर लेते हैं, OXQ इन ट्रायंगल OXQ पे, इन ट्रायंगल OXQ, है ना, OXQ पे यहाँ पे आप देखोगे कि ये वेक्टर OX वेक्टर और XQ वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा OQ है वो रिजल्टेंट है किसका, OX वेक्टर प्लस XQ वेक्टर, ठीक है ना। तो जो OX वेक्टर वो अल्फा है और जो XQ वेक्टर वो गामा है, अल्फा प्लस गामा आ जाएगा OQ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अगला है OR वेक्टर, तो OR वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा OR वेक्टर, OR यहाँ पे ये रहा O और ये रहा R। तो ये थोड़ा 3D फिगर था, आप लोग ध्यान से देखना, देखो कुछ इस तरह से ज्वाइन करते हैं इसको। तो ये रहा OR वेक्टर। तो ये जो OR वेक्टर कैसे मिलेगा, ठीक है ना, तो ये पीछे वाले फेस का ये कॉर्नर है, और ये जो R है ये फ्रंट फेस का टॉप कॉर्नर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये बीच का डायगोनल है, जो क्यूबॉइड होगा उसका जो बीच का डायगोनल होगा वो डायगोनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट होने वाला है ये इसका ये प्लस ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये गामा वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, गामा वेक्टर होगा। और ये क्या था, ये था अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर था। तो आप देखोगे OPR, हम लोग OPR ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, ठीक है ना।
इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ जो OR है ना, OR ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है ना, बॉडी डायगोनल ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं OPR ट्रायंगल में। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा OR है वो रिजल्टेंट होगा किसका, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए, यानी कि OP वेक्टर और प्लस PR वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह से एक दूसरे को फॉलो करते हुए। तो इसका मतलब OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर अल्फा प्लस बीटा वेक्टर और प्लस PR क्या है, PR है गामा वेक्टर, तो ये हो जाएगा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा OR वेक्टर, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब एक और रह गया OS वेक्टर। OS वेक्टर कहाँ पे, ये रहा O और ये रहा S। तो OS वेक्टर कैसे निकलेगा, तो OS, तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा Y वेक्टर और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये गामा तो इसके पैरेलल ये भी होगा फिक्स, तो ये हो जाएगा बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि OS वेक्टर इन ट्रायंगल किसमें बात करना होगा, OYS पे बात कर लेते हैं, OYS पे हम लोग कह सकते हैं कि जो OS वेक्टर ये रिजल्टेंट होगा किसका, OY वेक्टर प्लस YS वेक्टर, है ना, YS वेक्टर। तो यहाँ आप देखोगे तो जो हमारा OY वेक्टर है वो कितना है, बीटा वेक्टर और प्लस ये गामा वेक्टर, ठीक है, तो ये आ जाएगा OS वेक्टर, ठीक है। तो इन सभी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, ठीक है। एक बार आपको चेक कर लेते हैं क्या हम लोग कैलकुलेशन सही है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां भी आप लोगों ने देखा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज हो गया। तो आपको पोजीशन वेक्टर अच्छे से आना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना आपको आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो और समझ सकते हो। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है इफ A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर कॉमा 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर, यानी कि चार वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये सभी क्या पोजीशन वेक्टर है। लिख लेते हैं इफ A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर कॉमा 2A प्लस B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर कॉमा 2A वेक्टर प्लस 5B माइनस C वेक्टर एंड एक और है 5A प्लस 2B माइनस C वेक्टर प्लस 2B माइनस C be the position vector of किसका A B C and D, A, B, C and D, इन चारों का ये पोजीशन वेक्टर है रेस्पेक्टिवली कॉमा प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट AB वेक्टर एंड CD वेक्टर are parallel, ये प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और है, इज ABCD a parallelogram, ये प्रूफ भी करना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि AB वेक्टर और CD वेक्टर जो है कि पैरेलल होगा, और दूसरी चीज ये पूछा जा रहा है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग पैरेलल की बात कर लेते हैं AB वेक्टर और CD वेक्टर की। तो अगर ABCD प्रूव दैट, अच्छा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर और D वेक्टर इन चारों का ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमें ये पूछा जा रहा है कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल होगा, तो वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, ए बी वेक्टर निकालेंगे और फिर हम लोग सी डी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैरेलल का कंडीशन क्या होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो पैरेलल है, तो मैंने आपको ये कंडीशन बताया था कि अगर ये दो वेक्टर पैरेलल है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई भी एक दिखा दो तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, मान लो कि ये हमारा ये है, ये ए वेक्टर है और ये मान लो ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो या तो डायरेक्शन सेम होगा या तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर मान लो डायरेक्शन सेम हुआ, अगर मान लो कि डायरेक्शन सेम यानी कि लाइक वेक्टर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ए वेक्टर है ये बराबर होगा जो बी वेक्टर है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो जो हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो ये सेम डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव हुआ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये फर्क पड़ता है। चलिए, तो इसलिए ये कंडीशन आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही कुछ करने वाले हैं। तो ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे उसने बी वेक्टर दे रखा, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी है, ये डी है, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। तो बोलो बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, तो बी वेक्टर ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, फिर माइनस है तो आगे हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे, और ए वेक्टर कौन हो, ये ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो 2a वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, और देखो प्लस का b वेक्टर माइनस का 2 वेक्टर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, तो प्लस b माइनस 2b तो माइनस b वेक्टर आ जाएगा, और ये 3c वेक्टर और माइनस 3c तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a वेक्टर माइनस b वेक्टर बचेगा। तो ये आ गया ए बी वेक्टर। अब निकालते हैं हम लोग सी डी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सॉरी डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो बोलो डी वेक्टर कितना है, तो ए बी सी एंड डी, तो ये डी हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर क्या है, तो ए बी सी, ये सी वेक्टर यानी कि 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5a माइनस 2a तो क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर हो जाएगा, ये प्लस 2b है माइनस 5b तो माइनस 3b हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखोगे 3 कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए बी वेक्टर। तो आप देखो ये किस फॉर्म में है, तो दिस रिलेशन is in the form of a vector is equal to lambda b vector, hence so हमारा जो सी डी वेक्टर है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी वेक्टर, ठीक है ना। ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, हमें बताना है कि क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल भी होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ये AB होगा, ये जो हमारा CD है वो 3 टाइम्स ऑफ AB है, इसका मतलब AB छोटा होगा CD बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा CD है और ये AB हो गया इस तरह से। ये हमारा अगर AB है AB और ये CD है, तो इसका मतलब ये हो कि AB की जो लेंथ है उससे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा CD का लेंथ, क्योंकि AB की जो लंबाई में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये बोलेंगे कि AB का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है CD वेक्टर के, ठीक है। पैरेलल तो है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AB does not is equal to magnitude of AB does not is equal to magnitude of CD। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ABCD is not a parallelogram। तो यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अपोजिट साइड्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए था, पैरेलल भी होना चाहिए था, जिसमें से पैरेलल तो था लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे सी होगा, है ना, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी होगा। तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये सी डी ऐसे, है ना, एंटी पैरेलल होगी। चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अभी तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आना है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ABCD is a quadrilateral, ABCD एक quadrilateral है and LM are the middle point of diagonals। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, ABCD is a quadrilateral, and L and M are the middle points of its diagonals, ठीक है। AC and BD, AC और BD का ये मिड पॉइंट है L और M, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, AB प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 4LM वेक्टर। ये प्रूफ करना है, ठीक है, 4LM वेक्टर। तो यहाँ पे बोला गया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल तो बोला नहीं गया है, तो कोई भी एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह से, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना, कोई भी रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, A B C and D, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, इसमें डायगोनल है AC और BD। तो यहाँ पे एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, एक डायगोनल है BD। तो ये दो डायगोनल ले चुके AC एंड BD। अच्छा, इसका मिडिल पॉइंट है L और M, एक का मिडिल पॉइंट है L, दूसरे का M। तो AC का L हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये मिडिल पॉइंट होगा L, और इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आ जाएगा M, ठीक है। तो LM इसका मिडिल पॉइंट है, तो LM वेक्टर मतलब कि इसका डायरेक्शन देना होगा L से M की ओर, LM वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऐसा देना होगा। अच्छा, अब क्या है, तो AB वेक्टर तो ये हो जाएगा, AB वेक्टर ये हो जाएगा, और फिर AD वेक्टर, तो A से D ये वेक्टर हो जाएगा, CB वेक्टर C से B ये डायरेक्शन देना होगा, और कौन है CD वेक्टर, तो CD डायरेक्शन ये देना होगा, और LM वेक्टर तो है। चलिए, ये दिया हुआ, अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये जो मैंने डायरेक्शन लगाया है, कैसे देख के लगाया है, इसको देख करके, है ना, जो हमें चाहिए उसको देखकर हम लोग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने के लिए पहले इसके LHS को ले लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा करते हैं, सबके पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे A वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल a वेक्टर मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल b वेक्टर मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, और इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल d वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा m है, m वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो m इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BD। तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, b वेक्टर प्लस d वेक्टर बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से L भी मिडिल पॉइंट है किसका, L मिडिल पॉइंट है AC का। तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर को जोड़कर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो LM वेक्टर भी हमें मिल गया, L वेक्टर मिल गया, M वेक्टर मिल गया। अच्छा, अब करना क्या है, अब ऐसा करते हैं, इसके LHS को सॉल्व करते हैं। तो हमारा LHS है AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है। सबको तोड़ते हैं, तो B माइनस A हो जाएगा, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है, मैंने O नहीं लिखा है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यहाँ पे डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे, या फिर जो ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखो माइनस ए वेक्टर दो जगह माइनस ए है, तो माइनस का 2a वेक्टर हो गया। अच्छा, और b वेक्टर यहाँ पे b यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो ये 2b वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, c वाले को ढूंढते हैं, तो माइनस सी है माइनस सी, तो माइनस 2c वेक्टर हो जाएगा। और d वेक्टर प्लस d, तो ये जगह प्लस का 2d वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो प्लस वाले को उसको साथ में ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये प्लस 2b है प्लस 2d, इसको साथ में लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो b वेक्टर और प्लस का d वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आ जाएगा माइनस वाला, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम ओवरऑल कॉमन ले लें 2, या फिर चलो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू रखो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, b वेक्टर, b कितना है, स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर प्लस d वेक्टर, तो स्मॉल d वेक्टर हो जाएगा माइनस 2, इसका स्मॉल a वेक्टर, इसका मैंने माना स्मॉल c वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आ गया। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, b वेक्टर प्लस d वेक्टर और माइनस a वेक्टर और माइनस का c वेक्टर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो दोनों साइन चेंज हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब इसको हम लोग इस तरह ला के छोड़ दिए, तो ये हमारा एलएचएस था। ठीक है, अब आरएचएस से बात कर लेते हैं। आरएचएस क्या है, आरएचएस है 4ln वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ln का मतलब ये हो गया कि m वेक्टर माइनस l वेक्टर, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 4, m वेक्टर क्या है, b वेक्टर प्लस d वेक्टर, देखो दिखा हुआ b वेक्टर प्लस d वेक्टर बाय 2, और l वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा b वेक्टर प्लस d वेक्टर, b वेक्टर प्लस d वेक्टर, और यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो a वेक्टर माइनस c वेक्टर हो जाएगा, और ये 2 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू b वेक्टर प्लस d वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस c वेक्टर। तो आप देखोगे कि आपका जो LHS था वो RHS था, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या था कि हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया, सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लिया, तो ये आसान हो गया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें था पोजीशन वेक्टर का, इसमें यूज था, है ना। तो आप देख रहे हो पोजीशन वेक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। 12 नंबर में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम and P is the point of intersection, of its diagonal, ठीक है ना, of its diagonals। if O be any point, point in its plane, ठीक है, in its plane, prove that क्या प्रूफ करना है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर और प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू
4OP वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको इसमें एक थ्योरम यूज होगा, उस थ्योरम को मैं आपके सामने पहले प्रूफ कर देता हूँ, फिर हम लोग यूज करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे रोक लेते हैं, एक थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। देखो एक थ्योरम ये है कि उसको आप क्वेश्चन समझ लो या थ्योरम समझ लो, जो समझना है आपको, कि टू इफ हम लोग एक मीडियन ले लेते हैं, इफ AD is median of triangle ABC, then prove that अगर AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, तो आप प्रूफ कीजिए कि जो हमारा AB वेक्टर होगा प्लस AC वेक्टर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 2AD वेक्टर के, ठीक है ना। यानी कि जिस वर्टेक्स से मीडियन डाला गया अपोजिट साइड्स पे, तो जो वर्टेक्स बना होगा दो साइड से, उन दोनों का जो वेक्टर का जो सम होगा वो 2 इंटू मीडियन वाला वेक्टर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हमने ले लिया, हमने ABC, A B एंड C, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियन डाल लेते हैं AD। तो मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मीडियन। तो BC का जो मिडिल पॉइंट होगा, उसको हम लोग D नाम दे दिए और इसी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये मीडियन हो जाएगा। ये हो गया मीडियन AD, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि AB वेक्टर, तो AB वेक्टर मतलब A से B की ओर, और AC वेक्टर मतलब A से C की ओर, और AD वेक्टर तो A से D की ओर, ये डायरेक्शन हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि 2 इंटू AD वेक्टर ये बराबर हो जाएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर के। देखो अगर ये मीडियन है, अगर AD एक मीडियन है, तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AD वेक्टर के। देखो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको मान लिए A वेक्टर, इसको मान लिए हम लोग B वेक्टर, इसको मान लिए हम लोग C वेक्टर, ठीक है। ये हमने मान लिया। तो आपको समझ में आ गया कि जो D पॉइंट होगा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इन दोनों को एडिशन बाय 2। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन हो जाएगा 2। तो ये D का मिड पॉइंट आ चुका है। अब हमें ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसके LHS को ले लेते हैं। देखो LHS आने से हम एक साथ उठा लेते हैं ताकि ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू AD वेक्टर, ये चीजें हैं। तो बोलो AB वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और AC कैसे निकलेगा, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू AD वेक्टर। AD कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे D वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये दोनों ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू D वेक्टर और माइनस A वेक्टर। अब सबका वैल्यू रखते हैं। बोलो B वेक्टर कितना है, तो यहाँ पे दिया होगा B वेक्टर B है तो स्मॉल b है, और प्लस C वेक्टर क्या है, स्मॉल c है, और माइनस 2A वेक्टर कितना है, 2A वेक्टर ही है। यहाँ बोलो 2 इंटू B वेक्टर क्या है, D वेक्टर है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2 माइनस A वेक्टर क्या है, स्मॉल a वेक्टर है। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। तो ये आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। तो आप देखो कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है, दोनों ये बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग एज ए थ्योरम हम लोग याद कर लेते हैं ताकि हम इसका यूज कर पाए। कैसे यूज करेंगे, अगर AD मीडियन है, अगर कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से मीडियन है, तो जिस वर्टेक्स से मीडियन डाला जा रहा है उसका जो साइड्स होगा, इन साइड्स का जो एडिशन होगा वेक्टर का फॉर्म में, ये 2 इंटू AD वेक्टर होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे यूज करेंगे। तो इस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
देखो यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो ये आ जाएगा A, B, C and D, ये एक पैरेललोग्राम है। P is the point of intersection of its diagonal, तो इसका डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका नाम है P। ये डायग्राम है, दूसरा डायग्राम ये, ठीक है। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट है P। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो और रोम्बस हो, इन चारों क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ये दोनों का मिड पॉइंट है, ये आप पहले से याद रखो। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें O be any point, O origin नहीं है, O कोई पॉइंट उसने बोला है, O कोई पॉइंट है, O be any point in its plane, है ना, इसी प्लेन पे एक पॉइंट O है, यानी कि स्पेस में पॉइंट नहीं है, पॉइंट का इसी प्लेन में, इसी प्लेन में। तो मान लेते हैं पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पे है वो पॉइंट, मान लिए पॉइंट O यहाँ पे है, ये हमारा O पॉइंट है। तो बोला गया OA वेक्टर का मतलब ये हुआ कि O से A, ये OA वेक्टर ऐसा होगा, फिर OB वेक्टर O से B, तो OB वेक्टर कुछ ऐसा होगा, फिर OC वेक्टर, यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, तो ये जाएगा OC वेक्टर, और फिर OD वेक्टर, O से D वेक्टर, ये चीज। तो हमसे ये बोला गया है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि इन तीनों का जो सम है वो 4OP के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर लूं इस वाले ट्रायंगल पे OBD ट्रायंगल पे, और एक और ट्रायंगल हम लोग लेंगे, उसमें लेंगे OA और C ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें हम लोग जानबूझकर AC को इन्वॉल्व करा रहे हैं, एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें हम लोग AC को इन्वॉल्व कराए हैं, और एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें BD को इन्वॉल्व करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि P इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल पे OAP दिख रहा है आपको, तो OAP ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल OAP, देखो आप OAP, सॉरी OAC है, OAC, ठीक है ना। अगर हम लोग इस पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक OP वेक्टर भी तो है, यहाँ पे क्या है, एक OP वेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग OP वेक्टर हम लोग दिए नहीं, तो एक OP वेक्टर यहाँ से खींच देते हैं, तो ये रहा हमारा एक OP वेक्टर, ठीक है ना, ये हमारा OP वेक्टर है। तो देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC में, ठीक है ना। तो AOC ट्रायंगल को मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। देखो AC कुछ ऐसा है और O पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ये हमारा हो गया O, ये हो गया A, ये पॉइंट है C, ठीक है, और इसको ये ज्वाइन किया कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट यहाँ पे P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और इसको हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं O से, तो ये हो गया OP, ये हो गया OA और ये हो गया OC वेक्टर, ठीक है। तो फिर अब आप बताओ कि आपको ये पता होना चाहिए कि O से AC पे एक हम लोग लाइन खींचे हैं कि जो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो AP और PC इक्वल होगा, तो अगर AP और PC इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि OP एक मीडियन हो जाएगा। तो ये जो मीडियन डाला जा रहा है इस वर्टेक्स से एक OA वेक्टर और ये OC वेक्टर, तो हम लोग बाय थ्योरम में कह सकते हैं कि हियर P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। P जो है कि मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो OP इज अ मीडियन, OP क्या हो जाएगा, एक मीडियन हो जाएगा। और अगर ये मीडियन है तो बाय थ्योरम हम कह सकते हैं कि OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 2OP वेक्टर। हमने थ्योरम लगा दिया। अभी भी जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे क्या, कि एक ट्रायंगल है, इसमें अगर मान लो AD एक मीडियन है, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर,
AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। अभी अभी हम लोग प्रूफ किए थे, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो इस वर्टेक्स से ये मीडियन है, तो OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 2OP वेक्टर हो जाएगा। देखो OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 2OP वेक्टर। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक और ट्रायंगल हम लोग उठाते हैं जिसमें हम लोग BD देखेंगे। तो BD आना चाहिए, BD। तो OBD इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। फिर इन ट्रायंगल OBD में बात कर लेते हैं। OBD, तो OBD ट्रायंगल को अगर आपको दिखाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट B और ये है यहाँ पे पॉइंट O। तो ये हो गया OB और ये OD है, ठीक है ना। और इसी पे कोई पॉइंट P है जो कि मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ से आप देखोगे OD वेक्टर, ये OB वेक्टर और ये हो गया OP वेक्टर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अगर मिड पॉइंट है तो ये इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा होगा। तो OP क्या है यहाँ पे, मीडियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू 2OP वेक्टर। तो हम लोग बोलेंगे OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर इज इक्वल टू 2OP वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें दिखाना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। देखो यहाँ पे आ रहा है OA OC और OB OD, तो सबको ऐड कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करते क्या मिलेगा, तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 2OP प्लस 2OP, 4OP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू 4OP वेक्टर। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें कि इस थ्योरम का यूज हुआ जो कि मैंने अभी भी प्रूफ किया था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो जो थ्योरम अभी मैंने प्रूफ किया है ये काफी ज्यादा यूज हो जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो आप लोग भी याद रखना, या फिर कभी कभी ये थ्योरम भी प्रूफ करने को आता है, लेकिन ये CBSE में आता है ना, बिहार बोर्ड में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिलता है। चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। देखो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस A, B, C रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि ABC का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, A, B, C and D. Find the position vector of D. Find the position vector of D. कहने का मतलब पैरेललोग्राम में ABCD, उसमें 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो चौथे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया कि एक पैरेललोग्राम है, तो हम लोग पैरेललोग्राम ले लेते हैं इस तरह से। पैरेललोग्राम में खास बात क्या है, पैरेललोग्राम में खास बात ये कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है ना। आप लोग पैरेललोग्राम समझना, इसको देखने से लग तो नहीं रहा लेकिन पैरेललोग्राम समझना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम, नाम देते हैं A, B, C and D। ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसमें आप पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, A का पोजीशन वेक्टर A है, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये AB वेक्टर नहीं हुआ। पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है और C का पोजीशन वेक्टर C है और D का हमें निकालना है, ठीक है। तो D का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, एक रिलेशन हम लोग कोई देख लेते हैं जिसमें इस पॉइंट, ये पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये AB अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है और अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो दोनों वेक्टर इक्वल होगा। तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे AB वेक्टर
वो बराबर होगा किसके, डीसी वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे ए बी वेक्टर का मतलब होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और डीसी का मतलब होगा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक है, अच्छा बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसने कितना, चलो हमें डी निकालना है, तो डी को उठा के कर देते हैं, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस का ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर सी है, बी का स्मॉल बी है और ए का स्मॉल ए वेक्टर है, तो प्लस वाले को साथ में लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, ये आ जाएगा डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये आ गया, तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और थ्योरी बताऊंगा और इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।